हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग का इनकम टैक्स एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है। दिस वन इज अ न्यू सब्जेक्ट, ब्रांड न्यू सब्जेक्ट नहीं है। ये बहुत पुरानी सब्जेक्ट है, लेकिन हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नई हो। और सुनने में ये आता है कि सर टैक्सेशन ना बहुत टफ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि आप फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करने जा रहे हैं टैक्सेशन को, तो कुछ चीज़ें तो आपसे शेयर करनी बनती हैं। Yes, of course, as we know that this is the toughest subject. There are so many provisions and sections and rules, notification, case laws are there. मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा। बहुत ही आसान सी सब्जेक्ट अगर मैं बोलूं तो ये है। अभी तो सर आपने कहा टफ है, मैंने कहा एज वी नो, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, सिंपलेस्ट सब्जेक्ट्स अमंगस्ट ऑल। किस वजह से आप ऐसा कह रहे हैं? आपके पास इसका कोई ठोस सबूत है क्या? होता क्या है, जब हम चीज़ों को बचपन की अगर मैं बात कर लूँ, आपके बचपन की, जब आप छोटे थे, प्लेवे में या नर्सरी या फर्स्ट सेकंड में पढ़ रहे होंगे, उस समय जब अगर आपको एबीसीडी पढ़ाया गया, एबीसीडी 100 टाइम्स डेली, कॉलेज स्कूल में जाओ, ए बी सी डी। आज की डेट में अगर आपको कोई एक पेज दे दे और कहे इसको 1000 बार रट्टा मारो, वो आपसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो सर बचपन की यादें ताजा मत कराइए सर। वो थोड़ी गलती तो घर में एक से एक कंटा पढ़ते थे, स्कूल में टीचर के अलग लफाड़ा पढ़ते थे, लेकिन अब कोई नहीं मारता। और हम लोग ने ये सोच कर बैठ जाते हैं कि इफ यू आर जस्ट गोइंग टू गो थ्रू विद एनी सब्जेक्ट, देन इट इज मोर देन सफिशिएंट टू गो विद 2 to 3 टाइम्स, दैट इज ओके, दैट इज ओके। और आप 50 जगहों से पूछते हैं कि एक सब्जेक्ट को कितनी बार पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी सारी बुक्स एक जैसी हैं, कहीं कोई फर्क नहीं है। जो प्रोविजंस हैं, एवन राइटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो बुक को तो बड़े सिस्टमेटिक वे से लिखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बचपन में दोबारा ले जाऊं आपके, तो वहां पर अगर मैं पढ़ाता, देखो बेटा होता क्या है, ये ए से लेकर जेड तक की अल्फ़ाबेट्स हैं। और इसमें ना पहले हम लोग आज तैयार करेंगे सी, कल से हम लोग तैयार करेंगे ए, उसके बाद तैयार करेंगे एफ, उसके बाद तैयार करेंगे आई। और जब सब तैयार हो जाएगा ना, तो आप खुद बना लेना ए बी सी डी। इज इट पॉसिबल एट ऑल? इज इट पॉसिबल? अगर मैं आपको पढ़ने का ये कुछ इस तरह का सिस्टम दे रहा हूं, ए टू जेड, बाई स्टार्ट विद ए, क्यों हम ए से स्टार्ट करें? ना तो कभी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा, ना कभी सोचने की कोशिश की। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो हम लोग अपना दिमाग कहीं थोड़ी किनारे रख देते हैं, ठीक है ना, और दुनिया के कहने पर चलते हैं। सर बचपन में भी तो दुनिया के कहने पर ही चला था, लेकिन हाँ, दैट इज द स्टेट मीन्स वो अब चीज़ें चिपक गई हैं, लोगों को मालूम है एबीसीडी कैसे पढ़ानी है। एक बड़े से बड़ा टीचर भी अगर एबीसीडी स्टार्ट करेगा, तो पहले कभी डी नहीं बताएगा, कोई भी हो, वो ए से ही स्टार्ट करेगा। अगर कोई कहता है नहीं पहले डी पढ़ो, आप कहेंगे ऐसे कैसे, हमें नहीं आती क्या एबीसीडी? इन द सेम वे, इन द सेम वे हेयर द सेम कंसेप्ट अप्लाइज। हम लोग की आदत क्या हो जाती है, यहाँ टीचर्स की आदत क्या हो जाती है, दे स्टार्ट विद द सिंपल चैप्टर। वो कहते हैं चलो भाई आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। अरे अरे अरे, अभी तो हमने फर्स्ट चैप्टर जाना ही नहीं, सीधे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज ना हम लोग सबसे टफ चैप्टर, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और बच्चे पढ़ते हैं, कभी पीजीबीपी पढ़ा है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है, उसके बाद कोई और चैप्टर, उसके बाद कोई और चैप्टर। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है? ये वही बात हो गई, कैसी बात हो गई, ये वही बात हो गई जिससे डरते थे, वही बात हो गई। आहा हा ला 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 ला। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे पढ़ लिया, CADFGIS बी, कुछ ऐसे ही स्टार्ट कर लिया क्लासेस, जिसके कारण बाद में ये हमारे लिए सरदर्द बन गया। बिकॉज वी आर नॉट इन अ सिस्टमैटिक वे, वी आर नोइंग नथिंग अबाउट दिस थिंग, इवन वी डोंट नो व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज द लास्ट चैप्टर। वी डिड ऑल द थिंग्स इन अ हैप्पैज़र्ड मैनर। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टैक्सेशन पढ़ने वाले बच्चों के साथ। और यहीं पर वो मात खा जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं, कि वो स्टार्ट करते हैं कुछ और, कर कुछ और चले जाते हैं।
हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और मेरी आदत भी नहीं है, और ना शुरू से। हमेशा फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, सेकंड चैप्टर सेकंड, थर्ड चैप्टर थर्ड। थर्ड चैप्टर कभी फर्स्ट नहीं हो सकता, सिक्स्थ चैप्टर कभी सेकंड नहीं हो सकता। जस्ट लाइक योर बचपन की यादें। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही, अब समझ में आया इनकम टैक्स टफ क्यों है? इनकम टैक्स इसी वजह से टफ है। अदरवाइज अगर आप सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, इट्स टू इजी, बहुत आसान है। चलें मेरे संग, चल चल चलते हैं, आप हमारे साथ चलें। अब मैं आपको किसी दूसरे जमाने में ले चलता हूं, बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड में। दैट इज योर टैक्सेशन, इनकम टैक्स। और अगर इनकम टैक्स की बात आती है तो सर अब बिल्कुल इत्मीनान से चलेंगे। ये तो समझ में आ गया, सिंपल है। हाँ, एकदम पलथी मारकर बैठ गए, टेबल पे बैठ गए। हाँ, टैक्सेशन को अगर हम बोलें, टैक्सेशन हमारा दो तरीके का होता है। टैक्सेशन हमारा दो तरीके का होता है, बिल्कुल मजे से सुनेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप इनडायरेक्ट टैक्स में भी आएंगे। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें कवर होता है इनकम टैक्स, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें कवर होता है आपका जीएसटी प्लस कस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सर सबसे पहले तो ये समझाइए कि ये टैक्स है क्या। देखो ना, वापस आते हैं, ये टैक्स है क्या। बेसिकली ये टैक्स गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सोर्स है। आपके घर में 10 मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, कमाने वाला एक या दो। वो एक या दो सारे लोगों को ध्यान देते हैं, इक्वली देखते हैं, अनइक्वल भी हो सकता है, इक्वली देखते हैं। आपको कुछ भी चाहिए होता है, आप अपने घर में जो कमाता है आप उसको बोलते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए। आपको लैपटॉप चाहिए, आपको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, वॉट एवर यू आर नीडेड, यू टेल योर प्रॉब्लम टू देम। अच्छा, घर की साफ सफाई, घर का मेंटेनेंस, ये सब कौन देखता है? वो कमाने वाला ही बंदा देखता है। इन द सेम वे हेयर, ये पूरा इंडिया जो है ना, ये घर है, ये घर है, हम लोग उसमें रहते हैं, और हम लोग को संभालने वाला एक सुपर होता है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, मींस गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो गवर्नमेंट जो है, हम उनके बच्चे, वो हमारे माई बाप, इस घर के, इस इंडिया के, उनको हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, वेल्थ का भी ध्यान रखना है, मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना है। आप जब पैदा हुए तो आपको घर पे टिटनेस की सुई या पोलियो ड्रॉप, आप देखते ही होंगे पोलियो ड्रॉप आ जाती है, अपने आप लोग आते हैं, ठक ठक, घर पे कोई है, हाँ है, बताइए। बच्चा है कोई 5 साल से कम का, उसको पोलियो ड्रॉप पिलानी है, ऑटोमेटिकली दे केम टू यू होम। आप अपने घर में पूछ सकते हैं, आपने ऐसा प्रैक्टिकली रियलाइज किया होगा। वैक्सीनेशन वगैरह के लिए बताइए क्या क्या मतलब है, सरकार क्यों आपके घर भेज रही है, वो भी फ्री में पोलियो की ड्रॉप पिलाने के लिए। गवर्नमेंट को क्या पड़ी? अरे गवर्नमेंट अपने घर में किसी को जरूरत पड़ेगी, अपने बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाएगा ना, क्या दिक्कत है? नहीं, गवर्नमेंट को मालूम है कि वी आर द सिटीजन्स, और अगर हमारा सिटीजन एक हेल्दी बंदा रहेगा तो वो हमारे देश के लिए काम करेगा, देश को वेल्दी बनाएगा। हेल्दी बंदा ही वेल्दी बनाएगा। और अगर देश के लोग बीमार हो जाएंगे तो पूरा देश बीमार हो जाएगा, क्योंकि कमाने की कैपेसिटी नहीं रहेगी और अनप्रोडक्टिव वे में एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो गवर्नमेंट उस चीज को कंट्रोल करना चाहती है।
उसी तरह गवर्नमेंट आखिर पैसा कैसे कमाएगी? अब गवर्नमेंट सर अपना कुछ धंधा पानी करेगी, 100-150 करोड़ लोगों को खाना पानी तो चाहिए, तो गवर्नमेंट कुछ धंधा पानी करेगी, अपना बिजनेस खोलेगी और उसके बाद लोगों को खिलाएगी पिलाएगी। ऐसा है क्या? गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू का सोर्स क्या है? गवर्नमेंट कहती है अब इस घर में हमारे पूरे फैमिली में जितने भी कमाऊ पूत हैं, कमाने वाले, चाहे लेडीज जेंट्स वॉट एवर द केस इट इज, जितने भी कमाने वाले लोग हैं इस पूरे घर में, उनसे हम कुछ पैसा लेंगे और उस पैसे को लेकर के, जिसको हम टैक्स बोलते हैं, उस पैसे को लेकर आप सब पर खर्च करेंगे इक्वली। गवर्नमेंट यही बोलती है। ये है टैक्स आपका, ये है गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सोर्स, जिसको हम टैक्सेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? और ये आज के जमाने का नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। आपने देखा होगा, अगर अकबर जोधा देखी होगी मूवी, तो उसमें मुंशी जो अकाउंटेंट था उसको उसका मर्डर हो जाता है। सोचो उस समय, उसके पहले हर चीज का रिकॉर्ड रखना, टैक्स वसूलना, लगान जिसको आप कहते हैं, राजा महाराजे लगान वसूलते थे। क्यों वसूलते थे लगान? ताकि वो अपनी प्रजा पर खर्च कर सकें। आप अगर सड़क पर चलते हैं तो आपको रोड बढ़िया चाहिए, कहां से आएगा पैसा? नालियां बढ़िया चाहिए। अब नाली बढ़िया चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि साफ पानी चाहिए, नाली बढ़िया का मतलब बनी हुई हो, बाहर ना ओवरफ्लो होती हो, प्रॉपर उसका डिस्बर्समेंट हो, मीन्स सारी चीजें ब्लॉकेज वगैरह ना हो, वो आपको साफ सफाई चाहिए। घर के आगे साफ सफाई चाहिए, रोड्स बढ़िया चाहिए, लाइट चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए, हर चीज चाहिए आपको। क्या नहीं चाहिए? पानी चाहिए, हर चीज चाहिए। तो गवर्नमेंट कहां से देगी आपको? ये जो ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, गवर्नमेंट कहां से देगी आपको? उसके लिए गवर्नमेंट, आप जो कमाने वाले लोग होते हैं, केवल कमाने वाले, तो गवर्नमेंट के एक सोर्स का तरीका होता है जिसको हम टैक्सेशन कहते हैं। अब एक प्रॉब्लम आई, केवल कमाने वाले। हाँ भाई, हम आपसे अगर पूछें एज ए स्टूडेंट, बीइंग ए स्टूडेंट, क्या आप टैक्स देते हैं? क्या आपने आज तक टैक्स का पेमेंट किया है? कभी कुछ कमाते हो? नहीं सर, हम तो कुछ नहीं कमाते और टैक्स कैसे देंगे? अरे भैया, दिन भर में आपने कितना टैक्स पे कर दिया आपको मालूम नहीं? हाँ, हमने टैक्स पे किया। हाँ, ये जो पेन है आपके हाथ में भी पेन होगी, आपने उस पर टैक्स दिया। देखिए लिखा हुआ होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस इतना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यू आर पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, यू स्टिल पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। आप ब्रेड लेने जाते हो, उसमें टैक्स का पेमेंट करके आते हो। खाने पीने की चीजें दिन भर में, कभी जूस पी लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कॉपी खरीद ली, कभी किताब खरीद लिया, कभी लैपटॉप खरीद लिया, कभी बैग खरीद लिया, कुछ न कुछ दिन भर में। इवन जब आप ट्रेवल करने के लिए घर से कुछ दूर विजिट करने जाते हो और आप किसी को टेम्पो का चार्जेस देते हो, उसमें भी आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो। बस में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, ईच एंड एवरी प्लेस यू आर जस्ट पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। इवन एक बच्चा जब पैदा होता है, किलकारियां बोलता है, वहां वहां करके रोता है, फ्रॉम द सेम मोमेंट ही स्टार्ट टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स। और वहां से नहीं, जब से वो आता है दुनिया में फर्स्ट टाइम, मम्मी की देखभाल होती है बच्चे के, तो उस समय से वो टैक्स पे कर रहा है। सर ऐसे कैसे? हाँ, जो उसको दवा दारू मिल रही, दारू नहीं दवा मिल रही है, उसमें भी टैक्स लगा हुआ है। तो एक बच्चे की आइडेंटिटी जब से स्टार्ट होती है, ये मान लो, और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, डेथ के समय भी टैक्स लगता है। तो हर जगह टैक्स 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 टैक्स, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द लाइफ वी आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स। और अब तक आपकी अगर मैं बात करूं तो लैक्स ऑफ रुपीज यू हैव स्पेंडेड इन द अमाउंट ऑफ अकाउंट ऑफ टैक्स। इतना टैक्स पे कर दिया आपने, आपको पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला ना। तो कौन सा टैक्स है? कौन सा टैक्स है? ये है इनडायरेक्ट टैक्स, जो चार्ज होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज पर। किस पर? प्रोडक्ट और सर्विसेज पर। और जो हमारा इनकम टैक्स जो पता चलता है और जो डायरेक्ट टैक्स होता है, क्या होता है? जो पता चलता है और जो डायरेक्ट टैक्स होता है, उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स, जो लगाया जाता है चार्ज ऑन अ पर्सन। किस पर्सन? किसी पर्सन पर चार्ज किया जाता है। यानी ये पर्सन पर चार्ज होता है और ये प्रोडक्ट और सर्विसेज पर चार्ज होता है। देना दोनों टैक्सेस किसी बंदे को ही है, ह्यूमन बीइंग को, बट यस, दिस इज डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन एंड दिस इज डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड नॉट ऑन अ पर्सन। और जब पर्सन के ऊपर डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है तो पता भी नहीं चलता। आप प्रोडक्ट या सर्विसेज के नाम पर जो आप पैसा देते हैं, उसमें कुछ टैक्स का भी पैसा ऐड करके देख लेते हैं।
आप दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं कितने का बैग है, वो कहता है 500 का, कहते हैं इसमें टैक्स कितना है, कभी नहीं पूछा आपने। बट along with the amount of rupees 500 or in the amount of rupees 500 the amount of tax is already inclusive. You are paying the along with the product of bag, you are paying the amount of taxes also. तो आप दोनों अमाउंट को पे कर रहे हो। अच्छा, यहां क्या होता है पर्सन, इसमें रियलाइज होता है, रियलाइज यानी महसूस होता है कि यस वी आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस because we are needed to draw it out from own pocket and we are needed to make the payment to the government account directly. That's why it is known as direct tax. पता चलता है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स पता नहीं चलता। ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। और ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? ये जो है ये रिग्रेसिव नेचर का, नाम से ये रिग्रेशन, रिग्रेसिव। अमीर हो या गरीब हो, रिच डैड पुअर डैड, दोनों के लिए ये इक्वली एप्लीकेबल होता है। आप ब्रेड लेने जाओ, आप बहुत करोड़पति आदमी हो, आपसे उस ब्रेड पर अगर 2 रुपए टैक्स लिया जा रहा है, तो एक गरीब भी अगर वो ब्रेड लेने जाएगा तो उससे 2 रुपए ही वसूला जाएगा। सोचो, कोई भेदभाव जात पात नहीं, अमीर गरीब कुछ नहीं देखना। इससे बड़ी टैक्स क्या होगा जिसमें कोई जात पात भेदभाव ऊंच नीच ना हो। लेकिन है कितना गलत, एक अमीर भी उसी अमाउंट का टैक्स दे रहा है, गरीब भी उसका टैक्स उतना ही दे रहा है। तो फिर फर्क कहां है? तो गवर्नमेंट ने कहा फर्क हम यहां ले आएंगे डायरेक्ट टैक्सेस में। जो अमीर होंगे उनसे ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा और जो पुअर होंगे उनसे लेस या निल अमाउंट ऑफ टैक्स वसूला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव और इसको हम लोग कहते हैं रिग्रेसिव। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, जिसके ऊपर इंपोज किया जाता है वही अमाउंट वही बंदा बियर करता है, बियर बाय द सेम पर्सन ऑन whom it is charged. ये जो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक बंदे से दूसरे बंदे को शिफ्ट किया जा सकता है। दोनों में फर्क पता चल रहा है? क्योंकि अभी तो हम लोग डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। वी आर नीडेड टू do our max of the concentration on this one thing. I'm not going to tell that try to forget the indirect taxation, not at all. Here we are just going to bifurcate what are direct taxes and what are indirect taxes and what are the differences between these two taxes. ये differences जानने के लिए तो हम बैठे हैं अभी। अभी हमको ये तो पता चले, क्योंकि हम लोग सुनते आए हैं सर जीएसटी होता है, सर इनकम टैक्स होता है, क्यों होता है, क्या होता है, ये तो पता चले। ये होता है डायरेक्ट टैक्स, जिस बंदे के ऊपर इंपोज किया जाता है उसी से वसूला जाता है। प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, अमीर से ज्यादा गरीब से कम या नील टैक्स वसूल किया जाता है। जिसके ऊपर चार्ज किया जाता है वही बंदा उसको बर्दाश्त करता है, उसी को ही कंटाप लगता है, दूसरा बंदा नहीं बर्दाश्त करता। वाइल इन द केस ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस it is to be charged on a product or services. Now the rich person or the poor person both are paying the same amount of tax on the same amount of the consumption or product or services. This is the in the nature of regressive, or the burden, tax burden can be shifted from another shifted by one person to another. How? इसका टैक्स ट्रांसफर होता है, इसका टैक्स ट्रांसफर नहीं होता। सर दोनों में फर्क का क्या है, इसके में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स में ये मैन्युफैक्चरर है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, इतने में ही समझ। ये होलसेलर है, ये रिटेलर है और ये आपका कंज्यूमर है। इसने 100 रुपए का एक सामान बनाया प्लस टैक्स इस पे चार्ज कर दिया, कितना हो गया? 110। किससे ये पैसा मिला? 110 इसने इसको दे दिया, होलसेलर ने इसको दे दिया 110। इसने क्या कर दिया? 10 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिए, ठीक है ना। यानी गवर्नमेंट को कितना मिल गया? 10। देने वाला कौन?
देने वाला कौन? मैन्युफैक्चरर। लेकिन असली में जेब से किसके निकला? होलसेलर। होलसेलर ने ही तो 110 रुपए मैन्युफैक्चरर को दिया, तब तो मैन्युफैक्चरर इसको पे कर रहा है गवर्नमेंट को। हाँ, तो देने वाला कौन? सर एक्चुअल में जिसकी जेब से निकल रहा है वो होलसेलर है, लेकिन जो गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है वो मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि पैसा उसके पास आया, उसके बाद गवर्नमेंट के पास गया। लेकिन अल्टीमेटली इसने अपना टैक्स लायबिलिटी किसके ऊपर शिफ्ट किया? सर इसने होलसेलर के ऊपर शिफ्ट किया। अब होलसेलर ने क्या किया? इस सामान को इसको बेच दिया 120 में। तो अब जरा देखो 120 किसने पे किया? सर होलसेलर को 120 पे किया रिटेलर ने, यानी टैक्स का अमाउंट होलसेलर के पास वापस आ गया। मेरी बात समझना, होलसेलर ने दिया मैन्युफैक्चरर को और वसूल लिया रिटेलर से। और आप घर से निकले सामान लेने के लिए और रिटेलर ने वही सामान आपको 130 रुपए में दिया। अब बताओ टैक्स कौन बर्दाश्त कर रहा है? सर टैक्स अल्टीमेटली आपने बर्दाश्त किया, कंज्यूमर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया और मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दे दिया। अल्टीमेटली किसकी जेब से ये पैसा निकला? कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर उसको बेचने नहीं जा रहा। अगर कंज्यूमर इसको आगे बेचे तो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा वो। अगर वो बेचने का काम करेगा तो फिर वो बिजनेसमैन हो जाएगा, फिर इसका मतलब वो टैक्स अपनी जेब से नहीं दे रहा है, जिसको वो सामान बेचेगा उससे लेकर के गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा जा रहा है। इज इट क्लियर? तो अल्टीमेट टैक्स बियरर कौन है? कंज्यूमर। और देखो ना, ये टैक्स बर्डन शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इज इट क्लियर? होप सो ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए, ये है आपका फर्स्ट टॉपिक। सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कर लिए। पहला, डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर इंपोज किया जाता है उसी से वसूला जाता है, उसको रियलाइज होता है, महसूस होता है, ओहो झापड़ पड़ी। इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसके ऊपर इंपोज किया जाता है वो सेम पर्सन नहीं होता, बल्कि अल्टीमेट कंज्यूमर और यूजर होता है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। टैक्सेबल इवेंट क्या होती है? आपकी इनकम। टैक्सेबल इवेंट क्या होगी? इनकम, पर्सन की इनकम। मेरी इनकम होगी, गवर्नमेंट उस पर इनकम टैक्स लगाएगी। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज पर लगाई जाती है, इसलिए ये परचेज और सेल, यहां सर्विसेज देने और लेने पर टैक्स इंपोज किया जाता है। इज इट क्लियर? लेविड एंड कलेक्शन फ्रॉम द एसएससी, लेवी एंड कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर बट अल्टीमेटली पेड बाय द एसएससी। जो भी है मैंने आपको बताया वो मैन्युफैक्चरर पे ऑफ करता है। टैक्स बर्डन is directly borne by the SSC, cannot be shifted, while in this case the tax burden can be shifted. Or tax collection, tax is collected after the income of a person and at the end of the sale or purchase or sale. जैसे ही परचेज सेल होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स शिफ्ट होता रहता है, जबकि इनकम टैक्स यहाँ टैक्स कलेक्शन कब किया जाता है? आप कमाते रहो कमाते रहो कमाते रहो। अभी आएंगे इस चीज पर, अभी आएंगे इस चीज पर, अभी इस चीज को पॉइंट को टैक्स कलेक्शन छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। ये जो इनकम टैक्स है जब इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसको हम लोग कहते थे 1816 में। कब आया था? 1860 में फर्स्ट टाइम आया था। उसके बाद 1961 में इसको लाया गया और ये 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल है। सर बिल्कुल समझ में नहीं आई बात, चलिए भूल जाते हैं कि मैंने आपको कुछ बोला। अगर अब हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, ढंग से सुनेंगे, अब आपका स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स गवर्न होता है एक एक्ट से, ये तो मालूम है ना, और उस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। हम लोग जो यहां स्टडी करने के लिए बैठे हैं वो है टैक्स लॉ या इनकम टैक्स लॉ। लॉज बोलने तो ज्यादा बेटर है, मदर इन लॉ, फादर इन, नहीं सर, ये इनकम टैक्स लॉज है। तो सर ये इनकम टैक्स लॉज और इनकम टैक्स एक्ट में फर्क है क्या? दोनों में कोई फर्क जमीन आसमान का है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। जब हम लॉ की बात करते हैं ना तो ढंग से सुनेंगे, हम लोग इसमें बात करेंगे, इसका पार्ट होगा इनकम टैक्स एक्ट
1961 इनकम टैक्स रूल्स 1962। ओके, इसके अलावा जो हमें इसमें ऐड करने हैं, कोर्ट केसेस, या जिसको आप जजमेंट का भी नाम देते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज, ट्रिब्यूनल के केस लॉज देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, डिपार्टमेंटल डिसीजंस वो भी देखेंगे, नोटिफिकेशंस भी देखना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन भी देखना पड़ेगा। ओके, सर इसको हम ट्रेड नोटिसेस भी बोल दें, चलिए लिख देते हैं। एक्सप्लेनेशंस भी देखने पड़ेंगे। सर ये सब मिलाकर क्या बनता है? ये सब मिलाकर बनता है टैक्स लॉज। हम लोग यहाँ क्या पढ़ने बैठे हैं? टैक्स लॉज ओनली, नॉट इनकम टैक्स एक्ट। जो मैंने लिखा है ना, यहाँ मैंने इनकम टैक्स लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट नहीं लिखा है। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पूरे ये लॉज पढ़ने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा टेंशन, बिल्कुल भी नहीं रहेगा टेंशन, बिलीव मी। और एंटरटेनमेंट के साथ कंप्लीट होगा। अच्छा जी, एंटरटेनमेंट के साथ कंप्लीट होगा। एक बात याद आ गई, कहिए तो शेयर कर दूं, क्योंकि आदत है बीच बीच में इस तरह की बातें करने का। कुछ लोग कहते हैं सर कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो साउंड और म्यूजिक चला करके पढ़ते हैं अपनी स्टडी, और बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम कब बीत गया। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम कब आ गया, हंसते खेलते। तो प्रॉब्लम यही है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लोग ये, उनको ये समझ में आता है कि ना जब वो लोग म्यूजिक ऑन कर देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी साथ में करते हैं, गाना भी गुनगुनाएंगे और पढ़ेंगे भी, ना 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 ना। दिस इज द वर्स्ट कंडीशन फॉर अ स्टूडेंट राइट नाउ, because they have sufficient time, means the examination is not near, this is so far, that's why they just trying to add the entertainment in their study। आदत है और पता भी नहीं चल रहा, बट अल्टीमेटली वो आपके कंसंट्रेशन को कहीं ना कहीं हिट करेगा। तो आप गाना सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दिस इज नॉट द वे ऑफ स्टडी। आपको हर तरफ से एकदम सुकून और पीसफुल एरिया चाहिए। पढ़ाई की सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन यही है कि आपको जो सिस्टम चाहिए ना, बिल्कुल एकदम पीसफुल चाहिए। आपको कोई आसपास हेडेक देने वाला ना हो, बात करने वाला ना हो। ये कोई तरीका नहीं हुआ म्यूजिक ऐड कर दी अपने पढ़ाई के साथ, फिर पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर में 12 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लगेगा कितना बड़ा काम करके निकले हैं 4 घंटे में। क्योंकि आपका पूरा ध्यान वहां पर नहीं, नई चीज सीखने पर नहीं है। आप केवल म्यूजिक के साथ वही चीजें कर सकते हैं मीन्स पढ़ाई में जो आपकी ऑलरेडी तैयार हो, जिस पर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो। ये नहीं हो सकता कि आपको कोई नई चीज सीखनी हो और म्यूजिक को प्ले करके आप नई चीज सीख सकें, तो मुझे नहीं लगता, और ये तो पॉसिबल है ही नहीं। मैंने भी किया है ऐसा, तो मुझे मालूम है ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आप म्यूजिक को बंद कर दीजिए, बिल्कुल पीसफुल। जहां आपने 2-4 दिन 5 दिन इस तरह की तैयारी की, पढ़ाई की, आपको अंतर समझ में आएगा। जो काम आप पहले 4 घंटे में कवर करते थे, वही चीज अब आपकी 2 से 2.5 घंटे में कवर अप हो रही है। इतना डिफरेंस आ जाएगा। हम लोग जो पढ़ेंगे ना यहाँ पर, थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे, और एंटरटेनमेंट वो वाला एंटरटेनमेंट नहीं होगा कि हम गाना ऑन ऑन कर देंगे, प्ले कर देंगे आपके लिए, वो सब एंटरटेनमेंट नहीं होने वाला। ठीक है ना? तो बिल्कुल दिमाग से हटा दें। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ खेल नहीं हो सकता, खेल का मतलब केवल खेल हो सकता है, उसके साथ पढ़ाई नहीं हो सकती। आपको, आप एक्सरसाइज करते हैं, 100% एक्सरसाइज करते हैं। आप जब खेलते हैं 100% खेलते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं तो पता नहीं क्यों आप उसमें और चीज़ें ऐड कर लेते हैं।
आप मान लीजिए आउटडोर गेम खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो क्या उस समय मोबाइल बजती है तो क्या उठा करके बात करते हैं? ना। आप जब गेम खेलने जाते हैं ना, सबसे पहले आप स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं, आप अपनी ड्रेस को चेंज करते हैं। देखो ना कितना डेडिकेशन है खेलने के लिए, लगना चाहिए एक स्पोर्ट्स पर्सन। देखिए ना लोगों को। और जब प्ले ग्राउंड में जाते हैं सबसे पहले वो अपना बेल्ट वगैरह निकालेंगे, घड़ी वगैरह निकालेंगे और मोबाइल वगैरह निकालेंगे, बैग में डालेंगे। और वही चीज घर पे आते हैं और जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो पढ़ाई बाद में होती है, पहले मोबाइल सजा कर रखते हैं, देखो किसका मैसेज बीच बीच में आता है। इतना अंतर है। जिससे फ्यूचर बनना है, अगर आपका स्पोर्ट्स में फ्यूचर है देन गो देयर, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको पढ़ाई में अपनी फ्यूचर देखनी है तो भैया उस समय कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए आपको। समझ में आ रही है? सेम जैसा स्पोर्ट्स के साथ आपका अंदर का एक जोश जागता है, उसी तरह का आपको अंदर से लाना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को देख करके। उसी में आपका फ्यूचर है, करियर है। चलिए, लेकिन बच्चों को देखते हैं तो थोड़ा अंदर से हर्ट होता है। हमने तो भाई लाइफ में जब मैं खेलता था तो बिल्कुल खेलता था, बिल्कुल खेलता था। 3 घंटे खेलो तो 3 घंटे खेलो, लेकिन जब फिर पढ़ाई करो तो केवल और केवल पढ़ाई करो। पढ़ाई करने में वो मोबाइल वगैरह हमारे समय में तो नहीं थी, लेकिन ये नहीं कि टीवी ऑन कर दी, प्ले 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 ऑन कर, म्यूजिक प्ले कर दिया, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं करते थे। बिल्कुल नहीं करते थे। बीच में ट्राई भी किया था, कई लोगों ने सजेशन दिया था, लोगों की बातें सुनते थे। हम भी ह्यूमन बीइंग हैं जैसे आप लोग, तो हम लोग को भी सुनाई देती थी। जब हम गाना चला देते हैं तो मुझे पढ़ाई, तो हमने भी कोशिश की थी। मुझे भी गाने बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब मैं अपना स्टडी करने बैठूं तो उस समय म्यूजिक प्ले कर दूं। चलिए आते हैं अपने इस सब्जेक्ट पर। ये पॉइंट समझ में आया? तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, हम लोग लॉ पढ़ने जा रहे हैं। उसमें आप लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ेंगे, फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर नोटिफिकेशन, लीगल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सर एक बात बताइए, हाँ बोलिए, ये जो आपने लिखा है ना, ये चीज नहीं समझ में आई, ये वर्ड ये क्या है? अगर मैं बोलूं इसका मतलब होता है असेसमेंट ईयर 21-22। इसका मतलब होता है प्रीवियस ईयर 2021। सर समझ में नहीं आई बात, अभी समझा देते हैं, क्योंकि इसको समझ लेंगे तो ये जो पहला वर्ड है ना ये समझ में आ जाएगा और सेक्शन नंबर 1 काफी अच्छे से समझ में आएगा। देखा जाए होता क्या है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट हर साल बजट, घर का जैसे बजट हर साल हर महीने तय होता है, फिर साल साल ईयरली तय होता है। इन द सेम वे गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है। आपने देखा होगा बजट रिलीज होता है हर साल, आम बजट जिसको बोला जाता है, आम बजट, ठीक है ना? तो आम बजट का मतलब मैंगो बजट नहीं, आम बजट का मतलब लोगों के लिए, जो पब्लिक के लिए बजट है। अब ये जो फाइनेंस एक्ट रिलीज होता है उसमें आम बजट में एक बजट होता है फाइनेंस बजट। इसमें आपके फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी होते हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं वो इसमें आती हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो, कस्टम से रिलेटेड हो, एक्साइज से रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर हियर इन दैट बजट। अब फाइनेंस बजट मान लीजिए 2 मिनट के लिए, इस समय जो आया फाइनेंस एक्ट 2020, और ये कब आता है? फरवरी 20 में रिलीज हुआ, बोलो ना, फरवरी 20 में रिलीज हुआ। और अब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आप जो कुछ भी अर्न करेंगे, आपको ये पता चलेगा कि जो बजट आया था आपके इस डेट के पहले, कमाने के पहले, यानी फरवरी में, ये वाला बजट इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जो कुछ भी आप कमाएंगे या प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदेंगे, वो सारे के सारे चीजें जो बजट में बोली गई थी वो अप्लाई होना शुरू हो गया। कब से? 1 अप्रैल से। कब आया बजट? फरवरी। और उसकी एप्लीकेबिलिटी कब हुई? अप्रैल में। तो फरवरी 20 में आया, अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 तक ये फॉलो किया गया, फॉलो किया गया।
और हमें मालूम है हम जो कुछ भी इस ड्यूरेशन में अर्न करेंगे, क्या करेंगे, उस पर जो टैक्स सिस्टम फॉलो किया जाएगा वो इसी बजट के हिसाब वाला ही फॉलो किया जाएगा। और जब हम टैक्स मेरा एसेस्ड होगा, यानी इनकम जब मेरी एसेस्ड होगी, अभी इस पर भी बात करेंगे, चिंता ना करें, वो हमारी नेक्स्ट ईयर यानी अप्रैल 21 से लेकर के मार्च 22 तक में एसेस्ड होगी। देखो सामने दिख रहा होगा, यानी इनकम जो एसेस्ड होगी उसको हम कहेंगे असेसमेंट ईयर। जिस साल हम अर्न करेंगे उसको हम नाम देंगे प्रीवियस ईयर। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल आने वाली है, बिल्कुल टेंशन ना लेंगे। प्रीवियस ईयर कौन सा सर, अभी तो आपने इसमें लिखा 2021। और असेसमेंट ईयर कौन सा सर, अभी तो आपने लिखा 21-22। और यही चीज मैंने यहां पर भी लिखी, ये और ये है आपका फाइनेंस एक्ट 20। अब समझ में आया ये कहां से रिलेट कर रहा है फाइनेंस एक्ट 20। तो ये फाइनेंस एक्ट 20 यहां से बना और ये दो चीजें इसके रिजल्ट में आई। ये हर साल होता है, अगले साल फाइनेंस एक्ट 20 बनाएगा। सर ये फाइनेंस एक्ट क्यों होता है, एक बात बताओ, मैं आपको दिखा दूं। ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, ये इतना मोटा बुक, ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट है और साफ साफ लिखा है एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। अब इतनी मोटी बुक, मेरी बात ढंग से समझेंगे सर, ये पूरा पढ़ना है क्या, अरे टेंशन नहीं लेने का, बड़े प्यार से खत्म होगा सर। अब प्यार से हम लोग का गला तो इत्मीनान से खत्म होगा। अगर मेरे जैसा बंदा टैक्स पढ़ा सकता है तो कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरी ऊपर टेंशन छोड़ दो, हम हैं किस लिए, टेंशन लेने के लिए, और आप किस लिए हैं, टेंशन देने के लिए। तो ये सिस्टम है। अब हुआ क्या, ये पूरी किताब हर साल नहीं बनती, हर साल नहीं बनती, इसके कुछ पन्ने 50-100 पन्ने उस फाइनेंस एक्ट के साथ आते हैं, बाकी किताब वही पुरानी वाली चलती है। फिर अगले साल इसमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और सर्क्यूमस्टांसेस गवर्नमेंट मेड चेंजेस इन दैट। तो जितने चेंज लाएंगे वो फाइनेंस एक्ट के हिसाब से लाएंगे और वो हर अपने सेक्शन में जाकर चीजें जुड़ जाएंगी। यानी हर साल घर हर साल नहीं बनता, ठीक है ना, घर एक बार आपका बना, अब उसमें मॉडिफिकेशन, चेंजेस सिचुएशन और समय के हिसाब से होते रहते हैं। वही चीज घर एक बार बन गया। इनकम टैक्स एक्ट कब बना, 1961 में। कब बना, तो इनकम टैक्स एक्ट बना 1961 में। और ये इसका प्रीवियस ईयर था 1 अप्रैल 61 टू 31 मार्च 62। ठीक है ना, जैसे फाइनेंस एक्ट 20 का 20-21, उसी तरह 61 का 61-62। और इसका फर्स्ट असेसमेंट ईयर कब रहेगा, 1 अप्रैल 62 टू 31 मार्च 63। यही तो रहा होगा, हाँ या ना सर, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 1 अप्रैल 61 से तो इनकम टैक्स आया, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द गवर्नमेंट लेविड द टैक्स, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द इनकम वाज फर्स्ट असेस्ड। इनकम पहली बार इंडिया में इस एक्ट से असेस्ड हुई थी 1 अप्रैल 62 को। इसका मतलब हमने साल भर कमाया तो जरूर, लेकिन उसके टैक्स का कैलकुलेशन फर्स्ट टाइम इंडिया में 1 अप्रैल 1962 को हुआ। क्लियर हुआ, कब हुआ, 1 अप्रैल 1962 को इफेक्टिवली यूज हुआ। यानी फर्स्ट टाइम किसी बंदे ने कहा हाँ मेरी इतनी इनकम है ये पूरे साल भर की, और 1 अप्रैल 1962 को गवर्नमेंट को पहली बार पता चला हाँ मेरी इतनी इनकम आएगी इससे। तो ये समझ में आया। उसके बाद हर साल फाइनेंस एक्ट से चेंज करते गए, और मैंने आपको अभी पूरा ये चीज ऊपर बता दिया कैसे। इज इट क्लियर। अगर हम सेक्शन नंबर 1 को देखें, तो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन है वो सेक्शन 1 क्या कहता है, जरा ढंग से सुने।
वो कहता है पहला पॉइंट, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो मैंने आपको दिखाया, ये पूरी बुक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, और चलिए आगे बढ़ने से पहले फिर कुछ बातें कर लेते हैं। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। इसने अपना नाम बताया, इसने अपना नाम बताया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मम्मी पापा ने आपका नाम आपसे पूछ कर रखा, आप कहेंगे अरे सर ऐसे भी कैसी बात करते हो, उस समय तो हम उआ उआ करते थे, हमसे कैसे नाम पूछा जाएगा हमारा। मम्मी को पसंद आया पंकज नाम रखना तो पंकज रख दिया, दीपक नाम रखना तो दीपक रख दिया, संतोष नाम रखना तो संतोष नाम रख दिया, उर्वशी नाम समझ में आया तो उर्वशी नाम रख दिया। कुछ भी जो मम्मी पापा को अच्छा लगा उस समय उन्होंने नाम रख दिया। और अब हम इसको जीवन भर ढोएंगे, पसंद किसी और की लेकिन हमारे ऊपर है। मेरा नाम दिलीप है, मुझसे तो पूछा नहीं गया था, अब देखो ना लाइफ टाइम में दिलीप नाम से ही जाना जा रहा हूं। है वही चीज है, आपके साथ भी वही चीज, मेरे साथ भी। यहां पर अपने बस की बात नहीं चलती। लेकिन एक्ट में ढंग से सुनेंगे मैं जो बोल रहा हूं। इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी, बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे ना, कहानियां बनाई जाती थी एक पेज की, मोरल स्टोरीज हों, पंचतंत्र, हितोपदेश, जो भी कॉलेज स्कूल में पढ़ाया जाता, कॉलेज तो नहीं, स्कूल में जो पढ़ाया जाता होगा, एक एक पेज की स्टोरी रहती थी। एक पेज से स्टार्ट हुई, ज्यादा ज्यादा सेकंड पेज में एंड हो जाती थी। एक राजा था, एक रानी थी, जंगल में गए, खत्म कहानी, यही सब सुनने को आता था। लेकिन अब जो आपको स्टोरी सुनने को मिलेगी, ये इतनी मोटी स्टोरी सुन, मैं बार बार इसको इसलिए फोकस कर रहा हूं, ये पूरी एक स्टोरी है। दिस इज अ कंप्लीट स्टोरी विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सेक्शन 1 एंड्स विद द लास्ट वन सेक्शन, और लास्ट वन सेक्शन के साथ इसकी स्टोरी खत्म होगी। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो आपको हम ज्यादा टेक्निकल ना लेकर के बिल्कुल इजी वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं चीजें हैं क्या। एक बार आप सब्जेक्ट को यहां पर सेट कर लेंगे कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो आपको और पढ़ने में मजा आएगा। देखिए ना, सेक्शन 1 कहता है, अब ये एक्ट अपने मन से कुछ नहीं करेगा, हर चीज इसमें लिखी हुई है, A to Z, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन दैट। अपने मन से कुछ नहीं बोलेगा, अपने मन से कुछ नहीं होने वाला, जो करना है इसी के हिसाब से करना है, जो करना है इसी के हिसाब से करना है। एवन ये अपना नाम भी ले रहा है ना, तो ये कह रहा है मेरा नाम ना सेक्शन 1 में है। सेक्शन 1 मतलब नामकरण, इसका पैदाइश। अप्लाइज फ्रॉम, अप्लाइज थ्रू आउट इंडिया, बोल सकते हैं ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, पूरे इंडिया पर इक्वली एप्लीकेबल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेंट्रल टैक्स है। और तीसरा, इफेक्टिवली एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। क्या गड़बड़ है भाई? ये कहता है ये मेरा नाम है, ये मेरा घर है, घर क्या है? इंडिया। ये मेरा नाम है, ये मेरा घर है, और ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ये मेरा नाम, ये मेरा घर, और ये मेरी डेट ऑफ बर्थ। यही तो बोल रहा है सेक्शन 1, कुछ और तो बोला ही नहीं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप भी ऐसे ही बोलते हो, आप अपना इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे ही देते हो, वही चीज यहां पर भी है। इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया है सेक्शन 1 में। सर सेक्शन क्यों बोला? सेक्शन का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट। यानी हमने इतनी मोटी किताब को, मैंने दिखाया ना इतनी मोटी किताब है, उसको सेक्शन वाइज बांट दिया है। कैसे बांटा है? सेक्शन वाइज बांटा है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। जब हम लोग स्टोरी पढ़ते थे, एक पेज की स्टोरी होती थी, तो हमारे पास लास्ट में क्वेश्चन आता था, तो ये डैश 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 किसने किया, तो हम लोग उसमें नाम लिखते थे, बिकॉज द स्टोरी वॉज सो स्मॉल, तो हम लोग को चीजें रहती थी दिमाग में। अब अगर इतनी मोटी बुक आपके दिमाग में बोली जाए, डालो, और फिर कभी मौका मिले तो मैं पूछूं कि ये चीज कहां लिखी है, तो आपको एक एक पन्ना पलटना पड़ेगा, आपका बीपी हाई हो जाएगा, आप अपने आपे से बाहर हो जाएंगे, तो किताब पहाड़ पहाड़ करके फेंक देंगे। तो उन सारी इतनी मोटी चीजों को हमने सेक्शन वाइज बांट दिया। किसमें बांट दिया? सेक्शन वाइज। अब मैं कहूं आपसे सेक्शन 32, आप तुरंत सेक्शन 32 ओपन कर लोगे। क्या है सेक्शन 32? आपको दिमाग में आ जाएगा, कुछ समय बाद आ जाएगा। डेप्रिसिएशन।
मैं कहूंगा सेक्शन 28 क्या है, आपको याद रहेगा ये चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स है। मैं कहूंगा सेक्शन 35 AVB क्या है, आप कहेंगे टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेट करने से रिलेटेड लाइसेंस लेने पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो है। सेक्शन 6 क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस है। सेक्शन 2 क्या है, डेफिनेशन पार्ट है। सेक्शन 54 क्या है, डिडक्शन ऑन कैपिटल गेन है। मींस इस तरह से आपको चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। मैं किताब नहीं देख रहा, मुझे सब मालूम है। कैसे मालूम है, प्रैक्टिस। कैसे मालूम, रीड किया। सर आपको इतने साल पढ़ाने की आदत हो गई है इसलिए सब याद हो गया है, इसलिए आप बहुत आसानी से बोल दे ना बाबा ना। जब मैं अपनी स्टडी करता था तो भी इसी वे में करता था और ऐसे ही करता था, और इसीलिए मैं इसी हिसाब से भी पढ़ाता ही हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में इस तरह से अपनी स्टडी करता था और सेक्शन वाइज ही पढ़ता था और मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी सेक्शन के हिसाब से। अब मैं कहूं ये क्या है, आप कहेंगे ये पेन है। क्या कहेंगे, आपके दिमाग में पेन आया, आपके दिमाग में कलम नहीं आया। इसको कलम भी बोल सकते हैं। मैं कहूं ये क्या है, आप कहेंगे ये बुक है। ये बुक है, आपने ये नहीं कहा ये किताब है। आपके दिमाग में नहीं आया क्योंकि आपकी आदत हो गई है। क्यों हो गई है, हिंदी इंग्लिश, जो बच्चे कहते हैं इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, ये सब चीजें मिलकर के सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका है। हम जिस चीज की आदत डालेंगे वही आदत हमारे साथ कंटिन्यू होगी। हमारी आदत है पानी। मैं आज भी देखता हूं मुझे पानी याद आता है, लेकिन वही किसी अंग्रेज को दिखाओ या कोई इंग्लिश या कॉन्वेंट स्टूडेंट होगा तो वो यही बोलेगा ये तो वाटर है, दिस इज वाटर। वो वाटर बोलेगा और मैं कहूंगा ये पानी है। दोनों में फर्क है एक ही चीज, लेकिन दोनों के सोचने में फर्क है। वही चीज आपकी सोच का है। हम लोग अब ये नहीं पढ़ेंगे कि ये सेक्शन 1 जो होता है ना, हम ये नहीं पढ़ेंगे शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सेक्शन 1। हम ऐसा कुछ बोलेंगे ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये सेक्शन 1 है जिसमें बोला गया है शॉर्ट, टाइटल एंड कमेंसमेंट। मतलब ऐसे ही, हेडिंग बाद में। पहले हमने किसको एम्फेसाइज किया, सेक्शन को। अगर आप सेक्शन को बाद में एम्फेसाइज करते हो तो हमेशा आपको इसके भरोसे रहना पड़ेगा, और जब आप इसके भरोसे रहेंगे तो आपके लिए इनकम टैक्स बहुत टफ हो जाएगा। रियली बता रहा हूं, आप जब इसके भरोसे रहेंगे आपका इनकम टैक्स पानी की तरह चलेगा। हम पूरा इनकम टैक्स आपको पढ़ाएंगे लेकिन वो सेक्शन वाइज पढ़ाएंगे, सेक्शन को बेस लेकर के पढ़ाएंगे। और जो सेक्शन दिए हैं वो किस में दिए हैं, इनकम टैक्स एक्ट में दिए हैं। किस में दिए हैं, इनकम टैक्स एक्ट में। और ये बताता है आपको व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड व्हाट नॉट टू डू, और क्या नहीं करना है। एक्ट, एक्ट का मतलब होता है करो या ना करो। क्या करना है क्या नहीं करना है, देखो ना, एक्ट, डू एक्ट। आपसे मैं कहूं एक्ट ऑन दैट, तो इसका मतलब काम करो। तो क्या करो क्या ना करो ये बताता है इनकम टैक्स एक्ट। कैसे करो उसका तरीका बताएगा रूल्स, नियम, हाउ टू डू। व्हाट टू डू कौन बताएगा, एक्ट। हाउ टू डू, कैसे करना है, वो बताएगा रूल्स। उसकी भी किताब इतनी मोटी है जितनी आपने इनकम टैक्स एक्ट की देखी, बशर्ते इससे भी ज्यादा मोटी है, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। व्हाट टू डू एक्ट है, हाउ टू डू रूल्स है। अगर एक्ट और रूल से कोई चीज जस्टिफाई ना हो पाए, या किसी भी सेंटेंस के ड्यूअल मीनिंग निकले, या पर्टिकुलर कोई सिचुएशन कवर अप ना हुई हो हमारी एक्ट और लॉ में, रूल्स में, यानी कोई ऐसा मैटर जो हमारे एक्ट में भी नहीं दिया है, रूल्स में भी नहीं दिया, या कोई दिया तो है लेकिन उसके ड्यूअल मीनिंग निकल रहे हैं, या मीनिंग क्लियर नहीं है, तो उस केस में हमें बेस लेना पड़ेगा कोर्ट केसेस का। तो कोर्ट के जजमेंट आते हैं। अब चाहे आपका ट्रिब्यूनल होता है, दूसरा हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट बीच बीच में नोटिफिकेशंस लाती है किसी चीज को क्लैरिफाई करने में, कोई एग्जामिशन देने में, कोई एग्जामिशन विड्रॉ करने में। भाई मान लो साल का एक बजट बन गया, लेकिन साल के बीच में कोई चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब चेंज होगा तो फिर से क्या, कोई फाइनेंस एक्ट आएगा क्या बीच में, नहीं सर। उसके लिए हम कोई नोटिफिकेशन जारी कर देंगे जिसको हम कहते हैं अधिसूचना।
तो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन रिलीज कर देती है और वो नोटिफिकेशन फाइनल होता है आपका, यानी उस एक्ट में चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। वो दो एक पेज का होता है, एक लाइन होती है, दो लाइन होती है, वो नोटिफिकेशन आकर के क्लियर हो जाता है। क्लैरिफिकेशन, अगर एक्ट में कोई मान लो बीच में कोई डाउटफुल एक्ट पॉइंट रह गया हो तो वहां पर क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट दे सकती है, कोई चीज एक्सप्लेनेशन में डाल सकती है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ट्रेड नोटिसेस, गवर्नमेंट कभी कभी अपने डिपार्टमेंट को कोई ऑर्डर इशू करती है, डिपार्टमेंट्स को कोई ऑर्डर इशू करती है, डिपार्टमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इशू करती है ऑर्डर्स, उनको कहती है इस चीज को ऐसे करो, तो वो ट्रेड नोटिसेस होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, ठीक है। समझ में आया। हमें ये सब देखना है, ऐसा नहीं कि अब सर सर पकड़ करके बैठे, बहुत आसान है, मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत आसान है, लेकिन आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, इनकम टैक्स रूल्स क्या होता है, जजमेंट्स कब आते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि चूंकि आज इंट्रोडक्शन का टॉपिक है तो मुझे बहुत हल्के में लेकर चलना है इंट्रोडक्शन, और कुछ है नहीं, मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। फाइनेंस एक्ट क्या होता है, ये इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं, सर्कुलर्स क्या होते हैं, एसएससी अभी नहीं बताया। ठीक, ये सारी चीज़ें अब आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि बेसिक्स हैं तो डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते सेक्शन 1 पढ़ो सेक्शन 2 पढ़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स, बेसिक थिंग्स। मैंने आपको अभी तक केवल इतना बताया कि हम लोग सेक्शन 1 जान चुके हैं। सेक्शन 1 होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया। ओके, सेक्शन 2 जो डेफिनीशन पार्ट है, आज हम कुछ नहीं देखेंगे इसके लिए। जो डेफिनीशन पार्ट है, कई सारी डेफिनीशंस आएंगी, कई सारी डेफिनीशंस आएंगी, मतलब सैकड़ों डेफिनीशंस हैं। हम उसमें से केवल वही डेफिनीशंस पिक करेंगे, जैसे नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे तो हम लोग सबसे पहले पिक करेंगे डेफिनीशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ये पर्सन की डेफिनीशन होगी। उसके बाद हम लोग पिक करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 इनकम की डेफिनेशन। इस तरह से कुछ सेलेक्टेड 3-4 डेफिनेशंस देखेंगे, सारी नहीं देखेंगे, जो काम की होंगी वही, जिसका तुरंत इम्पैक्ट पड़ेगा। थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बोली थी आपको, अगर याद हो तो, आप 1 अप्रैल 2020 को सुबह सुबह घर से निकले बिजनेस करने के लिए, और एक बिजनेसमैन सुबह से लेकर रात तक बहुत मेहनत करता है, बहुत रगड़ करता है, बहुत डिसीजंस लेता है, 10 लोगों की सुनता है, 50 लोगों को सुनाता है। अच्छा, दिन भर में उसने 10,000 रुपये कमाए, मान लेते हैं 4 लाख का माल खरीदा होगा, परचेज किया होगा, एक्सपेंस किया होगा, फलाना किया होगा, माइनस सेल किया, टोटल मिलाकर के 10,000 रुपये कमाए उसने। शाम को रात को थका हारा बेचारा घर पे आया, जैसे ही डोरबेल बजाने वाला था तब तक वहां एक बंदा उसके घर के बाहर आया, उसके बगल में कहता है, का रे कितना कमाया आज तूने दिन भर में। अब बिजनेसमैन हक्का बक्का, तो उसने कहा क्यों भाई, तुम्हें क्यों बताऊं। उसने कहा मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूं, जितना भी तुम कमाते हो हम उस पर टैक्स लेते हैं भाई साहब। ले गए उसको, चाय वाय पिलाए, दिन भर का हिसाब दिया, झंडू बाम लगाया सर पे, सर दर्द हुआ, सो गए। सुबह उठे, फिर 10 लोगों को सुनाया, 50 लोगों की सुनी, फिर रात में आया, 8,000 रुपये कमाया, फिर वो मिला बंदा बाहर, फिर उसको ले गए, उसको हिसाब किताब दिया, फिर वो चला गया घर। एक बात बताओ, किसी दिन हमने 5,000 नुकसान कर दिया, हो गया, घर पे आए थके मारे रोते हुए, तब तक वो बोल रहा है कितना कमाया रे तूने आज भर। निकाला जेब से चाकू और घुप मार दिया। मैंने कहा आज कहानी खत्म,
बहुत हो गया परेशान करना, डेली डेली कितना कमाया, अरे आज गंवाया तो तुझे भी आज गंवा ही देता हूँ। तो कहने का मतलब दिस इज नॉट अ प्रॉपर सिस्टम कि आपसे डेली डेली पैसा मांगा जाए या कमाने का हिसाब किताब मांगा जाए। गवर्नमेंट ने कहा हम पूरा एक ईयर बनाएंगे और वो भी फाइनेंशियल ईयर बनाएंगे, आपकी जो इच्छा हो वो काम नहीं करेगी। अगर आप कहते हैं कैलेंडर ईयर, द कैलेंडर ईयर इस एक्ट में एप्लीकेबल नहीं होता, यहां केवल और केवल फाइनेंशियल ईयर काम करता है। ऐसा ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक चलेगा। नेक्स्ट ईयर, उसी साल नहीं, उस साल का तो बीत गया है, 31 मार्च तक चलेगा। तो आप 1 अप्रैल 2020 से लेकर, आप 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो कमाना हो कमाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी तक हम इतना ही जानते हैं, जो अभी मैं बोल रहा हूं दैट इज ओके। आगे चलकर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा, एडवांस टैक्स और टीडीएस वगैरह सारी चीजें आएंगी, फिलहाल अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे। आप जो कुछ भी कमाना चाहते हो साल भर कमाओ, बिंदास कमाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम भी देखते हैं कौन बोलता है, गवर्नमेंट ने कहा। हाँ, जैसे ही आप कमाएंगे पूरे साल भर, तो जिस साल कमाया उसको हमने नाम दे दिया प्रीवियस ईयर। क्या नाम दे दिया? और अब आपका समय आया है, आपका समय शुरू होता है अब। कब? अब 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22 तक। इस साल आपकी जो ऊपर कमाई हुई इनकम है ना, इसका कैलकुलेशन करेंगे। वो जो डेली आ रहा था ऐसे से बोल रहा था कितना कमाया कितना कमाया, अब पूरे साल भर का हिसाब मांगेगा, ऐसे से करके नहीं, ऑफिस में बैठकर। इसको अब हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। क्या नाम बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। शॉर्ट में इसको कहते हैं पी वाई, इसको कहते हैं ए वाई। इसमें सारा का सारा असेसमेंट होता है, कितना कमाया वो। समझ में आ रही है बात? हाँ, अब क्लियर है। प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया है सेक्शन 3 में। किसमें? सेक्शन 3 में। सर इसका मतलब हम 20-21 में कमाएंगे, 21-22 में टैक्स देंगे। इसका मतलब 21-22 में कमाएंगे नहीं। अरे नहीं, ऐसा किसने बोला? आप 21-22 में भी कमाओगे, लेकिन जो आप 21-22 में कमाओगे उसका टैक्स आप 22-23 में दोगे। हाँ, बात समझ में आई? और जो आप, यानी टैक्स देने का मतलब एसेस्ड होगा। जो आप 22-23 में अर्न करोगे उसको आप 23-24 में टैक्स एसेस्ड करोगे, यानी टैक्स पे करोगे। ये सिस्टम चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। कमाया कमाया, ऐसा नहीं है कहीं कमाना छोड़ा है मैंने, हर साल कमाएंगे, इसमें भी कमाएंगे और इसके अगले साल जाकर के टैक्स देंगे। तो कमाने वाला सिस्टम कभी खत्म नहीं होगा, टैक्स देने वाला सिस्टम कभी खत्म नहीं होगा। इस साल कमाया तो इस साल भले हम कमा रहे हैं, लेकिन पिछले साल जो कमाया था उसका टैक्स इस साल देंगे। इस साल जो कमा रहे हैं उसका टैक्स अगले साल देंगे, और जो अगले साल कमाएंगे उसका टैक्स अगले साल देंगे। ये सीढ़ी या चेन चलती रहती है। एक को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, एक को कहते हैं असेसमेंट ईयर, ताकि कंफ्यूजन ना हो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में हम किस ईयर की बात कर रहे हैं। सेक्शन 3। इस सेक्शन के बाद आज हम टाटा और बाय बाय बोल देंगे। नेक्स्ट सेशन से आपका बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इनकम अर्न इन अ पर्टिकुलर, अच्छा इस सेक्शन में समझ में नहीं आया? अरे नहीं सर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 3, इनकम अर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर इज टैक्सेबल इन द सेम ईयर। प्रीवियस ईयर के लिए बोला गया, प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से स्टार्ट होता है मार्च तक चलता है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, अरे यही तो था, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इस असेसमेंट ईयर के लिए उसके जस्ट पहले वाला साल प्रीवियस ईयर, इस असेसमेंट ईयर के लिए जस्ट पहले वाला साल प्रीवियस ईयर, इस असेसमेंट ईयर के लिए जस्ट पहले वाला साल प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर
means the financial year which is immediately preceding of the assessment year. बात खत्म. फिर से बोलूं, previous year means the financial year April to March which is immediately preceding of the assessment year. हाँ या ना, previous year means the financial which is preceding the assessment year. बस बात खत्म. जो assessment year के just पहले का year होगा जिसमें हम कमाते हैं उसको हम previous year बोलते हैं. This is given in your section 3. नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, अच्छी बात करेंगे. उम्मीद है कि आपको सेक्शन नंबर 1 एंड 3 दोनों समझ में आया. सेक्शन 1 मैंने बताया दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया. प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. दैट्स इट. दोनों सेक्शन खल्लास. अब आप ये दोनों सेक्शन घर पे पढ़ेंगे. पहला सेक्शन बार बार पढ़ेंगे. शुरू में 1-2 दिन हैबिट बनानी पड़ेगी इनकम टैक्स को लेकर के, उसके सेक्शंस को लेकर के. एक दिन के अंदर या 1 घंटे के अंदर कुछ नहीं होने वाला. Section 1, this is Income Tax Act 1961 applicable from 1st April 1962 equally applicable throughout India including Jammu and Kashmir. तो बोलने की जरूरत नहीं है, throughout India. Second section number 3 मैंने बताया previous year means the financial year which is immediately preceding the assessment year. That's it. Next session में हम आपसे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय. थैंक यू.